नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार। आप देख रहे हैं सीबी खबर। सीबी खबर आज अपने एपिसोड में ये चीज़ें दिखानी चाहती है, बतानी चाहती है आपको, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि एक अपराधी जब क्राइम कर देता है तो उसे किसी न किसी धर्म से, किसी न किसी जाति से जोड़कर देखा जाता है और राजनीतिक रोटी जो है सेकी जाती है राजनीतिक दलों के द्वारा। इन्हीं सब मुद्दों को क्लियर करने के लिए, एकदम स्पष्ट करने के लिए हम आपको लेकर के आए हैं। हमारे साथ जो अतिथि उपस्थित हैं वो किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं सबा खान जी, इंडियन केयर सोशल फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे बड़ी बात तो मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि इस समय श्रद्धा और आफताब का जो स्टोरी है, इसको स्टोरी लोग इसलिए मान रहे हैं मैम क्योंकि कहा जा रहा है कि वो अपने परिवार से अलग हुए प्रेम संबंधों के कारण। आप इसको किस रूप में लेती हैं? देखिए, ये तो जो एक रूप है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन एक तरह से ये रूप पूरा राजनीति बन चुका है और राजनीति वाले इस पर रोटियाँ बहुत सेक रहे हैं। ये एक प्रेम प्रसंग का मामला है, उसमें क्या मैटर है इसमें इंक्वायरी करना चाहिए था, ना कि इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहिए था। ये कोई आतंकवाद नहीं है जिस तरह से ये लोग इतना भड़क रहे हैं जी। अच्छा, लव जिहाद जैसा एक शब्द सुनने में आता है। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, चूँकि जिहाद जो है उर्दू लफ्ज़ है, तो लव जिहाद का मतलब क्या होता है मैम? लफ्ज़ जिहाद है मोहब्बत की झगड़े जिहाद में झगड़ा होता है, मोहब्बत के झगड़े। और जहाँ तक मेरा मानना है कि देखिए, अगर छोटे मिडिल क्लास का बंदा अगर अदर कास्ट में करता तो लव जिहाद, वही बड़े बड़े जो अमित शाह के रिश्तेदार हैं, मोदी योगी जी के रिश्तेदार हैं, जो मुस्लिम में बड़े बड़े जो मुस्लिमों बेटियों से शादी कर रहे हैं, वो लव जिहाद नहीं है। सिर्फ लव जिहाद मिडिल क्लास वालों के लिए, क्योंकि उससे रोटी सेकना है, तो इस लव को जिहाद बनाया जा रहा है। वरना मोहब्बत किसी की मोहताज नहीं होती है, वो किसी जाति धर्म को नहीं देखती है, जैसे ईश्वर किसी जाति धर्म को नहीं देखता है। इस पे सिर्फ राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है जी। प्रेम तो चूँकि सामाजिक डोर है, ये सारी दुनिया जानती है मैम, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इनकी कहानी है श्रद्धा और आफताब की, वो कहीं ना कहीं एक एप्लीकेशन से शुरू होती है, ऑनलाइन डेटिंग ऐप से शुरू होती है। ऑनलाइन डेटिंग ऐप जो है इस प्रकार के प्रेम संबंधों के लिए कितने घातक होते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा है, घातक है। और वैसे वो कोई 18 या माइनर की बच्ची नहीं थी, 17-18 नाबालिग बच्ची हों। वो एक बालिग लड़की थी, जॉब करने वाली थी। और बालिग बच्चों को तो किसी भी चीज़ में रोक टोक या ऐसा तो कोई कानून नहीं है हमारा। और सोशल मीडिया एक अच्छी भी चीज़ है और इस्तेमाल करने वाले के लिए हर अच्छी चीज़ बुरी बन सकती है। अगर मोबाइल में यूज कर रही हूँ, अगर मैंने काम के लिए यूज किया, स्टडी के लिए यूज किया, बेटर है। अदरवाइज मैं उसका क्राइम कर रही हूँ, फिर वो तो मिस यूज है। तो कोई चीज़ गलत नहीं होती है, आप पर डिपेंड करता है आप कैसे यूज करते हो। जिस प्रकार गवर्नमेंट जो है अन्य चाइनीज एप्लीकेशनों पे बैन लगा दी, क्या ऐसे डेटिंग ऐप वाले एप्लीकेशन पे बैन नहीं लगाना चाहिए? क्योंकि डेटिंग ऐप वाले एप्लीकेशन पे सबसे बड़ी चीज़ तो प्रोफाइल जो बनाया जाता है, हो सकता है कि उसमें सारी चीज़ें क्लियर ना हो और बिना देखे बिना जांचे किसी को किसी से मोहब्बत हो जाता है और वो अपने सारे रिश्तों को, माता पिता को दरकिनार करते हुए अलग चले जाते हैं। मैं इस मुद्दे पे आपसे बात करना चाहता हूँ, कितना हद तक सही है? कि वो तो एक डेटिंग हो गई कि वो जाने नहीं समझे नहीं चले गए। और ये तो बिल्कुल एक आज का दौर बहुत ख़राब चल रहा है। आज जो हमारे सगे रिश्तेदार वो गलत हो जा रहे हैं और जो स्ट्रेंज हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, उनसे ताल्लुक़ रखना और बिना जाने समझे उनसे रिश्ते बनाना एक तो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह और घातक है इंसान के लिए। लगातार किसी न किसी बड़ी घटना पे जब इस प्रकार की बात आ जाती है, जब कोई अपराधी जो है, मैं खुले तौर पे कह सकता हूँ कि वो अल्पसंख्यक समुदाय से जब निकलता है तो काफ़ी हो हल्ला और बवाल मचता है, जबकि ऐसी घटनाएं आम तौर पे होती रहती हैं। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? क्या सामाजिक लोग जिम्मेवार हैं या सत्ता शासन में बैठे हुए लोग? देखिए, मैं इसको सत्ता शासन में बैठे हुए लोगों को जिम्मेदार मानती हूँ, क्योंकि जहाँ तक मेरा मानना है, मैं एक संस्था चला रही हूँ। सोशल मीडिया पर जो एक राजनीति करने वाले, हर तीसरा चौथा बंदा राजनीति करने वाला है और उसको पॉलिटिकल व्यू में उसको लेता है और एक आग भड़काता है। और जो सामाजिक लोग उसमें मतलब कि उनको पता नहीं चलता, उसमें अपना व्यू देने लगते हैं और एक तरह से कहते हैं जहर फैलाना, वो जहर फैलाते हैं। इसको हिंदू मुस्लिम का जो मुद्दा बनाकर एक तरह से समाज को ख़राब करना चाहते हैं वो।
अच्छा, आपकी संस्था जो है वो महिला सशक्तिकरण पे काम करती है। लगातार देखा जाता है कि समाज में पुरुष और महिलाओं के बीच जो हैं भेदभाव किए जाते हैं। अभी भी वो चीज़ें ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए तो व्याप्त है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए आप किस प्रकार से लोगों को संदेश देना चाहती हैं? देखिए, मैं इसको दूर करने के लिए संदेश देना चाहती हूँ। सबसे पहले अपनी सोच को बदलें, और वो 50 साल पुराने वाला ज़माना ब्लैक एंड वाइट का नहीं रह गया। हम आज के खान पान में, आज के माहौल में जी रहे हैं, तो हमको एक अच्छी पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए। और कंधे से कंधा तो हर पुरुष कहता है कि महिलाओं को हम दे रहे हैं और हमारे समाज में, लेकिन जब उसके पीछे का पर्दा देखा जाए, उसके पीछे का बैक देखते हैं ना, तो बिल्कुल अपोजिट होता है। और हमको चाहिए कि इसे बोलने से ही काम नहीं चलेगा। हम सच में अपने परिवार को, अपनी बहन को, अपनी बीवी को एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसको IAS PCS क्वालिफाई करें, उसको स्ट्रॉन्ग बनाए, और ये मेंटलिटी को हम अपनी चीप निकाल दें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि ये सिर्फ इलिटरेट लोग करते हैं। इवन आई सर्व दैट जो लिटरेट, जो एजुकेशन वाले, जो एजुकेटेड लोग हो रहे हैं, वो भी इसमें काफ़ी मेंटलिटी की शिकार हैं। आपने देखा होगा, झाग फूट, तंत्र मंत्र, जादू टोना, बहुत से बाबा के पास वो भी जाते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोगों पर चाहिए कि वो एजुकेटेड हैं तो उसको पॉजिटिविटी लेकर और अपनी स्टैंड को, महिलाओं को खड़ा कराए। सपोज़ कल को उनके साथ कुछ भी कोइंसिडेंस होता है तो वो अपनी फैमिली को संभाल सके। और मैं अपनी संस्था में बच्चियों को यही सिखाती हूँ, उनको पूरा उनका फ्यूचर से सेटअप करके चलती हूँ। क्योंकि बेटा, आज नहीं तो कल सपोज़ तुम्हारे लाइफ में कोई कोइंसिडेंस हो गया, हस्बैंड डेथ हो गए या फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गई, तो हर बंदा बाहर का, आपका रिश्तेदार खड़ा है एक औरत का फ़ायदा उठाने के लिए कि कमज़ोर है। अगर मजबूर को कोई 1000 नहीं देगा, लेकिन गलत करने के लिए वो 10,000 फेंक देगा। लेकिन आप स्ट्रॉन्ग बनो। आप घर में कोई ऐसी, मैं सेल्फ डिफेंस क्लासेस दे रही हूँ कि आप घर में भी 25-50 बच्चों को सिखा कर, आपके पास डिग्री है तो आप अपनी इज्जत से घर में 10 बच्चों को स्ट्रॉन्ग भी, सेल्फ डिपेंड भी बना सकते हो और अर्न भी कर सकते हो। किसी स्कूल में जाकर सीखा, अपनी जिंदगी लाइफ अपनी सिक्योर कर सकते हो। आप किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं होगे। तो उनको डिपेंडेंट बनाना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाना चाहिए। हमेशा अपने पैसे पर, अपनी चीज़ों पर मोहताज नहीं बनाना चाहिए। मैम, सेल्फ डिपेंडेंट की बात आप कर रही हैं। इसी दौर में यदि देखा जाए तो आधुनिकता का ही एक पार्ट बन गया है लिव इन रिलेशनशिप। लिव इन रिलेशनशिप को आप किस हद तक देखती हैं और किस रूप में लेती हैं? क्या ये उचित है या अनुचित है? क्योंकि पहले शादियां जब की जाती थी, लोगों की शादियां होती थी, उसके बाद ही लोगों को एक साथ रहने का अधिकार दिया जाता था। लेकिन एक नया आधुनिक युग में ही लिव इन रिलेशनशिप एक अलग पॉइंट जुड़ गया है। इसको किस रूप में लेती हैं? देखिए, इसका पूरा सपोर्ट तो हमारा कानून कर रहा है जी। हमारे लॉ ने ऐसा, जो फॉरेन कंट्री का जो एक सिस्टम था, और हमारे इंडिया में संस्कार माने जाते थे। हमारे इंडिया में ये था कि अगर सर से बेटी या बहू के पल्लू उतर जाते थे तो एक कहते थे कपड़े उतर गए, इतना बुरा माना जाता था। लेकिन हमारे सिस्टम ने जो एक लॉ बना के बहुत शर्मनाक काम किया। लिव इन रिलेशनशिप एक भद्दा और एक बहुत ही घटिया चीज़ है जो एक समाज को गंदा कर रहा है, और बढ़ती घटनाओं को एक तरह से अच्छा खासा उसको सपोर्ट मिल रहा है कि हर बंदा कर रहा है मेरा राइट है लिव इन रिलेशनशिप का। ऐसे जैसे कि फैशन है, ट्रेंड है, उसको शर्म नहीं आ रही है। पहले तो आज भी अच्छे ख़ानदानी लोग में कोई अगर 2-4 जगह लड़की के साथ घूम लेते हैं, टहलते, हाय हेलो करते हैं, तो संस्कार में वो गलत माना जाता है। बेटा, एक लिमिट रहो। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप से शादी और फिर इसमें फ़र्क क्या रह जाएगा? बढ़ती घटनाओं में कहीं ना कहीं जो लॉ में ये सिस्टम बनाया गया है, बहुत वाहियात और बहुत घटिया बनाया गया है। मैं इसका बहिष्कार करती हूँ, लिव इन रिलेशनशिप का। कुल मिला के यदि कहा जाए तो आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते कह सकती हैं कि इस एक्ट में जो है सुधार लाना चाहिए। यही चीज़ें हैं। इसके साथ साथ यदि और भी चीज़ें मैम देखी जाएँ तो राजनीति की भी बात हम आपसे करेंगे, क्योंकि आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और समाज में रहती हैं, समाज में जीवन अपना व्यतीत करती हैं। तो देखने में आ रहा है कि राजनीतिक परिवेश में भी 2 धड़े बढ़ चुके हैं। मुद्दों की बात यहाँ नहीं होती है, यहाँ केवल जाति और धर्म की बात होती है। तो क्या लगता है कि आने वाला जो हमारा भारत होगा वो कैसा होगा यदि इस प्रकार की बातें होती रहीं तो? देखिए, अगर इस तरह की बातें होती रही तो जैसे अभी आसार हैं, कहते हैं ना, जैसा आगाज़ होगा वैसा अंजाम होगा। जब अभी किसी चीज़ पर बंदिश नहीं लगाई जा सक रही है
तो कल कुछ कहते हैं ना, कुछ चीज़ हाथों से ज़्यादा बाहर हो जाएगी, कंट्रोल करना मुश्किल होगा। क्योंकि आज के वक्त में ज़रूरत है हमको पर्सनल इन सब चीज़ों को राजनीति ना कर कर हर बंदे को चाहिए कि हम मुद्दे की बात करें। अगर ऐसा नहीं किए, कल को हमारे देश अभी पूरा खोखला हो चुका है, कल को ना एजुकेशन बचेगी, ना लॉ बचेगा, सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मर्डर हो जा रहा है, बलात्कार हो जा रहा है, घटनाएं हो जा रही हैं, और उस पर देखने की बजाय हम जातिवाद कर रहे। शर्म आनी चाहिए। क्या अभी श्रद्धा के साथ हुआ है? अभी इसरत के साथ 28 अक्टूबर को दिल्ली में हुआ है, उसकी कोई बात नहीं। क्यों? क्या वो बेटी देश की नहीं है? पहले एक महिला की कोई जात नहीं है, एक महिला पहले माँ है, एक बेटी है। बेटी माँ की कोई जात नहीं होती है। आपके भी घर में बेटी, हमारे भी घर में बेटी है। आज इस श्रद्धा के साथ, फिर इसरत के साथ, श्रद्धा पर लगाम लगता था, इसरत के साथ नहीं, कल इसरत के बाद फिर कोई बेटी श्रद्धा जैसी होगी। क्यों? क्यों? और रही बात जो ये आफ्ताब ये जो मुद्दे की बात कर रहे हैं, पहले बात फर्स्ट तो ये है कि आफ्ताब एक पारसी आता है। अब पारसी मुस्लिम में नहीं होते हैं। पूनिया वाला जो आफ्ताब, उसके फादर भी हैं, वो एक पारसी अलग बिरादरी में आते हैं, नॉन मुस्लिम में आते हैं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक मुस्लिम को टारगेट करने को चाहिए, तो कभी टोपी लेकर, कभी दाढ़ी लेके, कभी अजान लेकर। लेकिन यहाँ जो हमको एजुकेशन पे बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, लॉ पर बात करनी चाहिए, महंगाई पर बात करनी चाहिए, उस पर तो कोई बात ही नहीं होती है। यहाँ तो बिल्कुल कहते हैं ना, बच्चे को किसी चीज़ की जानकारी नहीं है, बंदर कहाँ पे नारियल का गोला। तो ये ऐसा सिस्टम आ गया है। अब मोदी जी के राज में क्या हो रहा है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लगातार देखा जा रहा है कि लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। भावनाएं इसलिए भी आहत हो रही हैं क्योंकि लोग धर्म को बहुत ऊपर लेके चले गए हैं, धर्म को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर लिए हैं। बात की जाए यदि फिल्मों की, तो लगातार फिल्मों के भी विरोध होते रहे हैं किसी न किसी कारणवश। किसी में किसी धर्म विशेष का रोल जोड़कर ये चीज़ें होती दिख रही हैं। तो आप फिल्मों को आधुनिक युग में कितना बुरा मानती हैं या अच्छा मानती हैं? क्या फिल्मों से भी प्रभाव पड़ते हैं लोगों के दैनिक जीवन पे? इसका इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। ख़ास तौर से भोजपुरी फिल्में इतनी गंदी इतनी अश्लील हो जा रही हैं, और घर में हर किसी की टीवी चल रही है। टीवी बच्चे भोजपुरी सॉन्ग देख रहे हैं, गंदी चीज़ें देख रहे हैं, तो बच्चे वक्त से पहले अपने आप को बड़ा फील करने लग रहे हैं। अब वो घटनाएं जो आज के वक्त में जो अश्लीलता बढ़ रही है, ज़्यादा ये चीज़ें हो रही है, उसका सबसे बड़ा मैं मानती हूँ इंटरनेट पर जो अश्लील वीडियो हैं। आपने प्रैंक देख ली है, बहुत सी ऐसी वीडियो हैं फेसबुक पे पड़ी है, 10 साल का बच्चा बैठ के देख रहा है, वो अपने आप को 20 साल का यंग फील करने लग रहा है। तो पहले ये होता था कि कोई भी ऐसी फिल्में होती थी, इतनी तो गंदी नहीं होती थी, ओनली एडल्ट के लिए आती थी। बट आज के वक्त में आप वो चीज़ बिल्कुल माइनर से आम हो गई है, उसके कोई महत्व नहीं रह गया है। तो ये कहेंगे कि इस तरह से सेक्सुअल जो हरेसमेंट, जो चीज़ें जो हो रही है, वो तो होना ही होना है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इस तरह की चीज़ों को एक अलग से साइट बनाए, ताकि जो एडल्ट के लिए, जैसे आधार कार्ड हो गया, आप आधार कार्ड एडल्ट, इसमें डेट आपकी है तो 18 साल से कम के लोग नहीं दे सकते हैं। इस तरह से बहुत से जो बच्चों के साथ जो घटनाएं कर रहे हैं, उनकी गलती नहीं है, उनके माइंड को बिल्कुल इस तरह की चीज़ देख के उकसाना हो जाता है, गंदी फिल्मों को देखकर, इस सब चीज़ों को देखकर, और उनसे वो घटनाएं होती। तो इसके जिम्मेदार मैं गवर्नमेंट को मानती हूँ, क्योंकि ना ही ऐसी फिल्मों में गंदी चीज़ें हो, ना सोशल साइट पर इस तरह की आम चीज़ें हों जो बंद रूम में होती, वो सोशल साइट पर आम हो रही है। अश्लीलता आम हो रही, जहाँ अश्लीलता आम होने लगेगी वहाँ तो आग तो भड़काने जैसा काम हो गया है ना। इसमें गवर्नमेंट को मैं पूरा मानती हूँ कि ऐसी साइट पर जो इस तरह के प्रैंक है उस पर बैन करें और उस पर एक्शन लें। ये सवाल ये भी इसलिए भी मैंने किया आपसे क्योंकि देखा जा रहा है कि श्रद्धा आफ्ताब वाले मामले में आफ्ताब लगातार क्राइम से रिलेटेड सीरियल वगैरह देखता था और वहीं से शायद उसको सूझ मिली, ऐसा पुलिस का कहना है। पुलिस का ये कहना है। अभी जो रोहित ने सलमा को 9 गोलियां मारी, पुलिस उस पर क्या कहती है? मैं पूछना चाह रही हूँ, अभी रोहित ने जो सलमा को 9 गोलियां मारी, उस पर क्या कहना है? अभी बड़ा गांव में जो भी एक घटना और हुई है, जो एक लड़की को मारा गया है, इस पर अभी मैंने आपको दिखलाया है, तीसरी घटना है, उसका पुलिस का क्या कहना है? मुझे लगता है पुलिस की जो बातें हैं, ये भी पुलिस भी राजनीति का शिकार हो रही है। आज राजनीति जैसी बातें कर रही है, उसको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए। और प्लस मैं कहती हूँ, आफ्ताब हो, चाहे रोहित हो, चाहे कोई बंदा हो, उसको फांसी पर लटकाओ। गलत किया, चाहे कास्ट में नहीं देखना चाहिए, उसका क्राइम देखो,
क्राइम देखो आप, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई डज नॉट मैटर, आपको क्राइम देखो, क्योंकि लॉ भी जो देखता है, सेक्शन जो देखता है, उसको क्राइम देखकर एक्ट लगाई जाती है, ना कि जातिवाद देखकर। लेकिन यहाँ पर जैसे बिल्किस के साथ हुआ, 22 साल जो केस लड़ी गुजरात वाले केस में, 22 साल वो अकेली बंदी जो लड़ती, जिसके पूरे परिवार को काट मार दिया इसके सामने और उसके बलात्कार किया जाता है। 22 साल केस लड़ने के बाद उसके बलात्कारियों को जिस देश में फूल मालाओं के साथ स्वागत होगा, तो शर्म आती कि मैं ऐसे देश में रह रही हूँ, ऐसी जगह रह रही हूँ कि जहाँ बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। जिस देश में औरतों को देवी माना जाता है, दुर्गा माना जाता है, काली माना जाता है, उनकी पूजा की जाती है, और उसी देश में बलात्कारियों को माला देकर स्वागत किया जा रहा है। अरे पहले गांव में कहीं भी अगर कहीं क्षेत्र में एक लड़का किसी को छेड़ देता था, पूरे के पूरे गांव वाले शर्मिंदा होते थे कि मैं कैसे अपना मुंह दिखाऊंगा, मेरा गांव ऐसा हो गया। और हमारे देश के मुखिया को शर्म नहीं आ रही बलात्कारियों को फूल मालाओं से स्वागत, क्या आप बताइए, सही है ये? बहरहाल इसी कड़ी में मैं एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा आपसे मैम। इंटरकास्ट मैरिज पे भी लगातार चर्चा होता है कि लोग अपने जाति से अलग हट के शादियाँ करते हैं या अपने धर्म से अलग हट के शादियाँ करते हैं। आप इसको किस रूप में लेती हैं, इंटरकास्ट मैरिज को? मैंने अभी आपसे क्या कहा कि ये सिर्फ मिडिल क्लास वालों के लिए है। मिडिल क्लास वाले अगर इंटरकास्ट या किसी में भी शादी, सिख में, ईसाई में, मुस्लिम में शादी कर लेते हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन नहीं, सॉरी, मैटर बहुत करता है, बहुत राजनीति होती है। ये भी उठता है मैम ना, जिस मिडिल क्लास की बात करें उनकी संख्या बहुत अत्यधिक है, मिडिल क्लास वाले ही अधिक हैं। देखिए, मिडिल क्लास वाले अत्यधिक यहाँ कब मैटर नहीं करता है, यहाँ है कि हम अदर कास्ट में जो शादी कर रहे हैं, यहाँ ये मैटर है, ये मैटर है ना। लेकिन ये मुद्दा सिर्फ नीचे का क्यों उठाया जाता है? आए दिन आप देखिए कि बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी के लोग जो हैं अदर में, मुस्लिम में शादियाँ कर रहे हैं, अदर में शादियाँ कर रहे हैं, उसको क्यों नहीं पुट ऑफ किया जाता है? वो भी तो शादियां कर रहे हैं ना, वो क्यों नहीं लॉजिक? क्योंकि वो एक बड़े नेता है, एक बड़ी फिल्मी दुनिया में आप देख लीजिए, हेमा मालिनी को देख लीजिए, धर्मेंद्र से पहले इन्होंने, धर्मेंद्र की जब शादी हो चुकी थी तो धर्मेंद्र के 4 बच्चे थे और हिंदू में दूसरी शादी परमिशन नहीं थी, तो हेमा ने धर्म बदल कर निकाह किया धर्मेंद्र से, मुस्लिम बनकर, फिर वो हिंदू बन गई। आप बताइए ये क्या सही है? ये धर्म का इस्तेमाल करना शादी के लिए, फिर कास्ट बदल देना। लेकिन उसके मुद्दे की बात नहीं होगी क्योंकि सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी है। लेकिन बात जब आएगी तो सिर्फ नीचे, इसलिए कि नीचों को में आपस में लड़ा कर रोटियां सेकनी है, राजनीति करना है, हिंदू मुस्लिम जातिवाद छिड़कर, और ये चीज़ें अब बहुत ज़्यादा होती जा रही है। एक आखिरी सवाल मैम, इस प्रकार की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आम जनमानस को आप क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए, आम जनमानस को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि देखिए, आपका परिवार है, आप एक पारिवारिक है, आपको खाना है, कमाना है, राजनीति में रोटियां ना सेके। किसी बेटी के साथ घटना होती है, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई, ये मैटर नहीं, घटना का कोई वो नहीं होता कि टैग लगा हो, कत्ल है तो कत्ल है, कत्ल कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, आप उसको सपोर्ट करें, उस बेटी के लिए एक हमदर्दी रखें, उस बेटे के साथ होता तो हमदर्दी रखें, ना कि आप जातिवाद देखें। और पॉलिटिक्स करने के लिए नेता हैं, आप नहीं। तो सोशल मीडिया पे तरह जो आप लोग एक बहुत तरह की चीज़ें फैलाते हैं, एक आपस में झगड़ा करने लगते हैं, कमेंटबाजी करने लगते हैं, आपस में लड़ते हैं, ये चीज़ें गलत है। आप अगर किसी का कत्ल होता है जो गलत है, आप उसके लिए फांसी मांगो, चाहे आफ्ताब हो, चाहे राम हो, चाहे रहीम हो, चाहे अब्दुल हो, चाहे कलाम हो, कोई भी हो, गलत करता है आप उसके लिए फांसी मांगो। इंसाफ की नज़र से देखो, अपने परिवार की घटना के नज़र से देखो, एक हमदर्दी की नज़र से देखो, ना कि जातिवाद या तो राजनीति करो। कुल मिला के कहा जाए तो जातिवाद धर्मवाद से ऊपर उठ के गलत का विरोध और सच का समर्थन करना है सीखें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऐसे ही व्यक्ति विशेष संवाद कार्यक्रम हम आपके बीच लेकर आते रहेंगे और जनहित के मुद्दों को उठाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए सीबी खबर। कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी दीपक के साथ मैं विश्वजीत कुमार। जय हिंद, जय भारत।